मित्रों, मैं जीसी बुंदेला मथुरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, कल अपन लोगों ने पढ़ा वर्ण विचार का वर्गीकरण और उसका पार्ट 1। मित्रों, कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया और उन व्यंजनों को हमने कितने भागों में बांटा। कल हमने व्यंजनों को 2 भागों में बांटा, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा, पहला था प्रयत्न के आधार पर और दूसरा था उच्चारण के आधार पर। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि प्रयत्न के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा गया। पहला था स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, दूसरा था श्वास वायु की मात्रा के आधार पर और तीसरा था मुख अवयव द्वारा विविध प्रयत्न। साथियों, जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा और देख करके आपको पता लगा कि वास्तव में किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं और उन्हीं को हमने इतने सरल तरीके से हल किया। इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट अब अपन लेते हैं इस प्रयत्न के आधार पर एक छोटा सा सवाल है आपके साथ। कल जैसे अपन ने पढ़ा था कि व्यंजनों का वर्गीकरण, और उसमें आपने पढ़ा पहला प्रयत्न के आधार पर। साथियों, जानते हैं प्रयत्न का अर्थ प्रयास करना होता है, यत्न करना होता है, कोशिश करना होता है। व्यंजनों के उच्चारण में जो यत्न होता है, प्रयत्न होता है, प्रयास होता है, कोशिश होती है, उसे कहते हैं हम प्रयत्न। इन प्रयत्न के आधार पर हमने 3 भागों में इसको बांटा गया था। पहला बांटा गया था हमने इसको स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, दूसरा था श्वास वायु की मात्रा के आधार पर और तीसरा था मुख अवयव द्वारा विविध प्रयत्न। ये हम लोगों ने पढ़ लिए थे। स्वरतंत्री में आपको 2 बताए थे, घोष और अघोष। श्वास वायु के मात्रा के आधार पर हमने बताए थे अल्पप्राण और महाप्राण। मुख अवयव के द्वारा हमने आपको बताए थे स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक के, पार्श्विक, प्रकंपित, उत्क्षिप्त और अर्धस्वर। इसी प्रकरण के आधार पर अब हम आपके सामने एक प्रश्न तैयार कर रहे हैं। एक प्रश्न है आपके सामने, आपको इस प्रश्न को हल करना होगा। इनसे संबंधित एक प्रश्न जो आता है वो है, मैं आपके पहले ऑप्शन लिख रहा हूँ, स्पर्श, कंठ, घोष और महाप्राण। दूसरा प्रश्न है अल्पप्राण, अघोष, कंठ, स्पर्श। तीसरा है हमारे पास सघोष यानी घोष, स्पर्श, अल्पप्राण और कंठ। और चौथा ऑप्शन है कंठ, महाप्राण, अघोष और स्पर्श। ये आपका इसी प्रकरण से अर्थात प्रयत्न के आधार पर इसी से संबंधित ये आपका प्रश्न है
और आपको अब बताना होगा, ये ऑप्शन है आपके सामने, स्पर्श, कंठ, घोष और महाप्राण। अल्पप्राण, अघोष, कंठ और स्पर्श। सघोष यानी घोष, स्पर्श, अल्पप्राण और कंठ। कंठ, महाप्राण, अघोष और आपका स्पर्श। प्रश्न है साथियों कि गे वर्ण का सही क्रम क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को कि गे वर्ण का सही क्रम होगा। ऑप्शन है स्पर्शी यानी स्पर्श, कंठ, घोष, महाप्राण। अल्पप्राण, अघोष, कंठ, स्पर्श। सघोष यानी घोष, स्पर्श, अल्पप्राण, कंठ। और कंठ, महाप्राण, अघोष और स्पर्श। याद रहे ये प्रश्न ग्राम सेवक में आया हुआ है। ये प्रश्न जब एग्जाम हुई थी ग्राम सेवक की, उस ग्राम सेवक में ये प्रश्न बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पूछा गया था। अब आपको बताना है, देखिए क्या होता है कि प्रश्न एक पूछ रहा है और कितने सारे सवाल आपके बीच में खड़े कर रखे। यानी जब तक आपको इन सब की जानकारी नहीं होगी तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए हर प्रश्न को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। जैसा मैंने इससे पहले भी एक प्रश्न पूछा गया था कि स्वर रहित व्यंजन कौन सा है, सेम कंडीशन आपको यहाँ बतानी है। आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। जब तक चारों के ऑप्शन, चारों शब्दों के यहाँ पर नहीं क्लियर होगा तब तक आप इस उत्तर नहीं दे सकते। तो ध्यान से थोड़ी देर आप लोग देखिएगा और बताइएगा इसमें उत्तर कौन सा होगा। मित्रों, देख लिया होगा आप लोगों ने इस प्रश्न को। अब मैं आप लोगों के सामने इस प्रश्न के हल को करता हूं कि किस तरीके से इसका उत्तर। देखिए गे को पूछा गया है, याद रहे गे को पूछ रहा है। ऐसे प्रश्नों में आप लोगों को विशेषकर क्या ध्यान रखना है कि जितने ऑप्शन अपने पास आ रहे हैं चार, इन चारों ऑप्शन में, चारों विकल्प में आपको देखना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो मिलते हुए हैं। अगर आप इन मिलते हुए प्रश्न में आते हैं, मिलते हुए विकल्प में आते हैं, तो पहले उन विकल्प में आए हुए मिले हुए शब्दों को काटिए। जैसे आपके पास में जैसे स्पर्श आ रहा है, यहाँ भी स्पर्श आ रहा है, यहाँ भी स्पर्श आ रहा है और यहाँ भी स्पर्श आ रहा है। दूसरा, कंठ यहाँ भी है, कंठ यहाँ भी है, कंठ यहाँ भी है और कंठ यहाँ भी है। अब बच गए हमारे पास में यानी कि घोष, अर्थात हम कह सकते हैं घोष या सघोष। दूसरा है हमारे पास में अघोष और तीसरा है अल्पप्राण और चौथा है हमारा महाप्राण। साथियों याद कीजिएगा, ये तो चारों आपके बराबर आ रहे हैं। अब आपके सामने घोष, याद करिएगा मैंने आप लोगों को स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर घोष प्रयत्न करवाए थे और मैंने आपको लिखवाया था घोष प्रयत्न वो होते हैं जो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। अघोष प्रयत्न वो होते हैं जिसमें वर्ग का पहला और दूसरा होता है। अल्पप्राण वहाँ वे होते हैं जो 1, 3 और 5 होते हैं। साथियों याद रखना ये 3, 4, 5, 1, 2, 3 ये स्पर्श व्यंजन के वर्गों से लिया जा रहा है। स्पर्श व्यंजन के वर्गों में यानी जिसको अपन ने 5 भागों में बांटा था, उन 5 भागों के आधार पर ही आपको बताना होगा। तो पहला, तीसरा, पांचवा और इसके बाद आता है दूसरा और चौथा। ये आपको याद रखना होगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, मैंने पूछा है गे वर्ण का सही क्रम क्या होगा, यानी चारों आने चाहिए। तो याद रहे गे कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। गे कितने नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर। तो देखिएगा 3 कहाँ कहाँ पर है, एक 3 यहाँ है जिसको हम घोष सघोष कह रहे हैं, एक 3 यहाँ है यानी जिसमें हम अल्पप्राण और महाप्राण कह रहे हैं। अब देखिएगा आप, यहाँ घोष है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर महाप्राण है, जबकि आना क्या चाहिए, अल्पप्राण आना चाहिए। दूसरे में देखिए अल्पप्राण तो है लेकिन महाप्राण यानी कि घोष नहीं है, अघोष दिया हुआ है। चौथे में देखिए महाप्राण है, अलघोष है, ये वैसे ही गलत है। अर्थात तीसरा आपका सघोष भी है और अल्पप्राण भी है। अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सी होगा। ये है आपका सही आंसर।
तो ये था इस तरीके से वर्गीकरण व्यंजनों का, जिसमें हमने प्रयत्न के आधार पर इसका प्रश्न को हल किया। ये प्रश्न था। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला बिंदु इसी से संबंधित जो था हमारा वर्गीकरणों में, और वो दूसरा है आपका उच्चारण के आधार पर। देखिए साथियों, अब हमारा वर्गीकरण यानी व्यंजनों का जो वर्गीकरण है इसका दूसरा पार्ट है, और वो पार्ट है हमारा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? याद रहे, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है हमारे पास में कोमल तालु, दूसरा आता है तालव्य, तीसरा आता है तालु वर्ष। याद रहे वर्ष, ध्यान रहे वर्ष नहीं है, ये वर्ष है, तालु वर्ष है। और तालु वर्ष को, वर्ष जो कहते हैं वो मसूड़ा को कहा जाता है। याद रखना, वर्ष का मतलब होता है मसूड़ा। चौथा आता है हमारा पहला कोमल तालु, दूसरा तालव, तीसरा है हमारा तालु वर्ष, चौथा है मूर्धन्य। मूर्धन्य। पांचवा आता है हमारे पास में दंत, छठा होता है हमारा वत्स, सातवां होता है हमारा ओष्ठ, और आठवां होता है दंतोष्ठ। तो साथियों ये थे हमारे पास में 8, कोमल तालु, तालव्य, तालुवत्स, मूर्धन्य, दंत, वर्ष, ओष्ठ और दंतोष्ठ। और अब हम देखते हैं कि इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। देखिए साथियों, एक मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। शायद हो सकता है कि आप लोगों को हंसी आए, लेकिन याद रखना हंसी नहीं आएगी। हंसी आएगी तो आप बनाएंगे जब आएगी, मैं बनाऊंगा तब नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। ये आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, हो सकता है बिल्कुल। अब हम हमारे जो चेहरा है उसकी बनावट देख रहे हैं। ये है आपके, अर्थात आपका जो मुंह है उस मुंह के अंदर की संरचना, और इसी के आधार पर, क्योंकि उच्चारण कर रहे हैं हम, और उच्चारण करें तो अंदर का कर रहे हैं, और इसी के आधार पर हम देख रहे हैं इसको। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये जो बीच में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये ऊपर है, ये नीचे है। ये है हमारा कंठ। कंठ से ऊपर का जो भाग होता है इसे कहते हैं कोमल तालु। कंठ से नीचे का जो भाग होता है इसे हम कहते हैं काकल, काकल्य, अली, जिह्वा, स्वरयंत्र। ये 4 जब नाम जो हैं ये कोमल तालु है। अब देखिए, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं ओष्ठ। याद रहे साथियों, ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं मूर्धन्य। ये जो दिखाई दे रहा है आपके होठ के ऊपर, और होठ के जो ऊपर होता है उसे हम कहते हैं वर्ष। ये इसके ऊपर जो आ जाता है इसको हम बोलते हैं तालु, और दोनों के मध्य में जो आता है वो कहलाता है तालु वर्ष। इसके बाद में आता है, ये हमारे हैं दंत, और दांत और होठ मिल जाए तो बन जाता है दंतोष्ठ। पहला कोमल तालु था, दूसरा हमारा तालव्य है, तीसरा तालु वर्ष है,
चौथा आपका मूर्धन्य है, पांचवा आपका दंत है, छठा आपका वर्ष है और सातवां ओष्ठ है और आठवां आपका दंतोष्ठ है। ये है बंधु आप लोगों का बिल्कुल आपके चेहरे अर्थात मुंह के अंदर की संरचना। और इस मुंह के अंदर की संरचना अब हमें क्या देखना है कि ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे मुंह के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन अब इनमें से वो वर्ण कौन कौन से हैं जिनको हम कोमल तालु बोलेंगे, जिनको हम कंठ बोलेंगे, जिनको हम वर्ष बोलेंगे, तो वो व्यंजन आते हैं। सबसे पहला है कोमल तालु। कोमल तालु उसे कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो श्वास नली है अर्थात कंठ से ऊपर जो है वहाँ से ये कंपन करता है, यानी कि वहाँ से उच्चारित होता है ऊपर से, तो उसको कहते हैं हम कोमल तालु। और इसमें जो वर्ण होते हैं वो होता है क, ख, ग, घ और अणे। साथ में अब बचता है हमारा है और विसर्ग, और इस है और विसर्ग को हम कहते हैं काकल्य, यानी कि जिनका उच्चारण कंठ से ऊपर होता है उनको हम कहते हैं कोमल तालु, और जिनका उच्चारण कंठ से नीचे होता है उसको कहते हैं हम काकल्य, काकल, अली, जिह्वा और स्वर यंत्री। अब आता है नंबर 2 तालव, अर्थात अब हमारी जिह्वा तालु के पास जा रही है, तो तालु के पास जाने के कारण इसको तालव कहते हैं, और इसमें होते हैं ये और श। अब आता है हमारा तालु वर्ष। देखिए तालु और वर्ष यानी कि हमारा तालु भी होगा और वर्ष भी होगा, यानी मसूड़ा भी होगा। इन दोनों से टच करेगा, इन दोनों के बीच में जाएगी हमारी जिह्वा, इसलिए इनको हम कहते हैं तालु और वर्ष। इसमें आते हैं आपके च, छ, ज, झ और ये, यानी चे छे जय जय ये जो वर्ण आते हैं इनको हम कहते हैं तालु वर्ष। आते हैं मूर्धन्य के ऊपर। जिह्वा अब हमारी मूर्धा की ओर जा रही है, अर्थात हमारे सिर की ओर जा रही है, और जब सिर की ओर जाती है तो उन व्यंजनों को हम कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। और ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं ट, ठ, ड, ढ, अणे, रे, ट, ठ, ड, ढ, रे और श, डे और ढ। ये सभी के सभी वर्ण जो हैं मूर्धन्य कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे पास में दंत्य। याद रहे दंत्य वो वर्ण कहलाते हैं जिसमें जीभ का अगला हिस्सा दांत में टच करता है। जीभ का अगला हिस्सा हमारा दांत में टच करेगा। जैसे ही हम इनका उच्चारण करेंगे, और वो उच्चारण है हमारा त, थ, द और ध। याद रहे विद्यार्थियों, त, थ, द, ध ही तक आ रहा है, इससे आगे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसके आगे जो हमारा सवाल है वर्ष का, और वर्ष किसे कहते हैं? वो है आप लोग के मसूढ़ा। वो मसूढ़े के आधार पर कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो हाँ उन वर्णों के आधार पर हम लेते हैं। तो तैते दे देने हो गया। अब देखो वर्ष, और एक होता है दंत्य। अगर हम ले, हमारे पास में वर्ष जो आ रहा है वो है हमारा ले, ने, से। अब हम इसको ने से ले बोल सकते हैं, या ले ने से बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं मह, लह और नह। साथियों ध्यान रहे, ये नए लय से जो वर्ण आते हैं, याद रहे ये संस्कृत में दंत होते हैं। लेकिन यदि हम हिंदी की बात करें तो ये हिंदी में वर्ष होते हैं। तो ये ध्यान रहे, अगर हम इनका संस्कृत के आधार पर वर्णन करें तो ये सारे के सारे दंत कहलाएंगे। अगर हम कहें कि इनको हिंदी में, तो ये हिंदी में हमारे वर्ष कहलाते हैं। इसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ वो होते हैं जिनको दो अर्थात दोनों होठों के आधार पर उच्चारित किया जाता है। जैसे हमारे पास में आता है प, फ, ब, भ और मैं। अगर हम इन सब का उच्चारण करें तो ये ओष्ठ कहलाएंगे। इसके बाद आता है हमारा दंतोष्ठ। और दंतोष्ठ वर्ण वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ऊपर के दांत नीचे के होठ पर आकर गिरते हैं, उन्हें हम दंतोष्ठ कहते हैं। जिसमें होता है वे और फे। याद रहे साथियों, देखिए यहाँ ये कॉमा है,
यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, ये दोनों जो बिंदु लगाए गए हैं इनको हम बोलते हैं नुक्ता। और ये नुक्ता इसलिए लगता है क्योंकि ये दूसरी भाषा से हमारे बीच में आए हुए हैं, इसलिए अब हम इन दोनों का यदि हम उच्चारण करें तो ऊपर के दांत और नीचे के होठ दोनों आपस में स्पर्श करता है। इसके लिए साथ में देख लीजिएगा, अगर हम इसको वे को उच्चारण करें तो ये है हमारे पास में वैल्यू, अगर हम इस वैल्यू का उच्चारण करें तो इसका नाम वैल्यू होगा। और यदि हम इसको कहें फ़ायदा तो ये गलत होगा फ़ायदा, क्योंकि ये फ़ायदा है। अगर हम इसका सही उच्चारण करेंगे तो ये बनता है हमारा फ़ायदा। तो ये था हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण, अर्थात व्यंजनों के वर्गीकरण का दूसरा पार्ट, जिसको हमने कहा उच्चारण के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर हमने कोमल तालु, तालव्य, तालुवर्ष, मूर्धन्य, दंत, वर्ष, ओष्ठ और दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, ये था हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। एक नंबर था प्रयत्न के आधार पर और एक था हमारा उच्चारण के आधार पर। अब देखते हैं इसी व्यंजनों के वर्गीकरण में एक विशेष है जिसको अपन नोट बोलते हैं, इंग्लिश में नोट और हिंदी में इसको विशेष। विशेष क्या है वो आपको अब समझना है। ये तो थे हमारे पास में व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से, एक था प्रयत्न के आधार पर और दूसरा था उच्चारण के आधार पर। अब देखते हैं मित्रों, वर्णों के उच्चारण में, यानी कि विशेष रूप से वर्णों के उच्चारण में होने वाले मुख्य यत्न को प्रयत्न कहते हैं। और इसमें विशेष रूप से प्रयत्न को दो भागों में और बांटा है। ये नोट है, विशेष है, विशेष के आधार पर आपको पढ़ना होगा। प्रयत्न को दो भागों में बांटा है, एक बांटा है आप लोगों का अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। सबसे पहले हम बात करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न की। वर्णों के उच्चारण में या वर्णों के उच्चारण काल में आरंभ में होने वाले प्रयत्न को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। साथियों ध्यान रहे, वर्णों के उच्चारण काल में आरंभ में होने वाला, यानी जब अपन शुरुआत करते हैं, आरंभ में होने वाले प्रयत्न को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और इन्हें चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है विवृत, नंबर 2 ईषद विवृत, नंबर 3 स्पृष्ट और नंबर 4 ईषत स्पृष्ट। ईषत स्पृष्ट याद रहे साथियों। सबसे पहला है हमारे पास में विवृत, जिसमें हमारे स्वर होते हैं ऐसे औ तक। ईषद विवृत होता है, इसमें आते हैं आप लोगों के जो आपके ऊष्म व्यंजन थे श, श, श और ह। इसके बाद आता है स्पृष्ट। स्पृष्ट में आते हैं आपके कैसे लेकर मैं तक। और ईषत स्पृष्ट, इसके आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले और वे। ये व्यंजन हैं। और इन व्यंजनों के आधार पर अब सबसे पहले हम देखते हैं विवृत का अर्थ क्या है। विवृत का अर्थ है खुला हुआ। विवृत का अर्थ है खुला हुआ, यानी कि वे व्यंजन या वे प्रयत्न जिनको बोलते समय या जो स्वर जिनको बोलते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है उन्हें हम कहते हैं विवृत। और इसमें आते हैं आपके सभी स्वर ऐसे लेकर के औ तक। इसके बाद आता है ईषद विवृत। ईषद विवृत का अर्थ क्या है? ईषद विवृत का अर्थ होता है थोड़ा खुला हुआ, अर्थात यहाँ पर आ गया थोड़ा खुला हुआ। ये है आपका ईषद विवृत का अर्थ। इसमें जो वर्ण आते हैं, यानी इनको बोलते समय आपका मुख थोड़ा खुला रहता है, यहाँ पूरा खुला रहता है, यहाँ थोड़ा खुला रहता है। और ये होते हैं हमारे जो ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, श और है, उनको कहते हैं हम ईषद विवृत। इसके बाद तीसरा है स्पृष्ट। स्पृष्ट का जो अर्थ होता है उसका है छुआ हुआ, यानी कि ये है हमारे पास में छुआ हुआ। ये व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय, अर्थात
मुख के कोई दो भाग आपस में छूते हैं, उनको कहते हैं हम स्पृष्ट, जिसमें कैसे लेकर के मैं तक होते हैं। और इसके बाद चौथा आता है, इसका अर्थ होता है थोड़ा छुआ हुआ, थोड़ा छुआ हुआ। देखिए यहाँ खुला है, यहाँ थोड़ा खुला है, यहाँ थोड़ा छुआ हुआ है, यानी यहाँ छुआ हुआ है, यहाँ थोड़ा छुआ हुआ है। ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। तो इस प्रकार से अभ्यंतर यानी कि वर्णों के उच्चारण से पहले होने वाले प्रयत्न को हम कहते हैं अभ्यंतर। अब आते हैं हम बाह्य दूसरा। अब कहते हैं कि ये तो कहलाता है कि उच्चारण करने से पहले, और ये कहता है उच्चारण करने के बाद, यानी वर्णों के उच्चारण की समाप्ति पर होने वाले यत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और इसमें दो होते हैं, जिसको हम घोष यानी सघोष और दूसरा हम कहते हैं अघोष। ये दो अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने ये पढ़े थे, इनको बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। इसमें जो आता है वर्ग का, अर्थात तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले, वे और है, ये सभी के सभी, और इसमें सभी के सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर। यानी कि इसमें आते हैं आपके घोष में 3, 4, 5 ये, रे, ले, वे और सभी स्वर। और बचता है दूसरा हमारा अघोष। इसमें आता है वर्ग का पहला, दूसरा, शय, से और शय। बाह्य प्रयत्न उच्चारण करने के बाद, अभ्यंतर उच्चारण से पहले, तो दोनों ही आपके सामने नोट डाला हुआ है, विशेषकर पूछा गया है। हर एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न 100% आता है, इसलिए ध्यान रहे। पहला प्रयत्न है अभ्यंतर, दूसरा है आपका बाह्य। अभ्यंतर का मतलब होता है पहले उच्चारित और बाह्य का मतलब होता है बाद में उच्चारित। ये था आप लोगों का व्यंजनों का वर्गीकरण, और ये आपका पहला, यानी कि एक जो प्रकरण, यानी एक जो बिंदु है, एक जो टॉपिक था, आज वो समाप्त हो गया है। अब अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके बहुत ही बढ़िया, यानी अब जो चलने वाला टॉपिक्स है, अर्थात शायद हो सकता है यहाँ पर आप लोगों को कम समझ में आया हो, लेकिन अब जो आएगा वो संज्ञा होगा, और संज्ञा के टॉपिक के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए ध्यान रखें, अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।